हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे थे और इसमें डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द। तो स्टार्ट करते हैं। द रूट ऑफ द इन्वायरमेंट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द 19th सेंचुरी। जो इन्वायरमेंटलिज्म पर्यावरणवाद, देखो जब पर्यावरण से संबंधित कोई विचारधारा बनती है ना, उसे हम इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट से कंसर्न, चिंताएं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, संधि, समझौते, समाज की जो कॉन्सेप्ट हैं या अवधारणाएं हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और ये ज़्यादातर आई 19th सेंचुरी और इसकी बढ़ोतरी हुई 20वीं शताब्दी में। इससे पहले जैसे 1970 से पहले वर्ल्ड लेवल पे कोई बात नहीं की गई थी इन्वायरमेंट की कि ये खराब हो रहा है, या क्योंकि शायद इतने परिणाम दिखाई नहीं देने शुरू हुए थे। 1980 के दशक में जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा देखने पड़े। जैसे एक लेडीज की एक बुक लिखी थी किसी ने, उसमें एक लेडी का जिक्र था कि उसके आंगन में बहुत सारी चिड़ियाँ आती थी खाना दाना डालने के लिए, बट कुछ सालों से वो लगातार कम हो रही हैं। तो ये एक पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर देखा कि जो डीडीटी का छिड़काव हो उसकी वजह से लगातार जो पक्षियों की संख्या है वो घट रही है। तो इस तरह के मामले आए, ग्लोबल टापुओं के डूबने के मामले आए, पर्यावरण के बदलने से फसल खत्म हुई, हंगर बढ़ी, और राजस्थानी जो डेजर्टाइजेशन है, मतलब रेगिस्तान बढ़ने लगे, धूल आंधियाँ ज़्यादा चलने लगी, बरसात का जो समय था वो परिवर्तन होने लगा, अंटार्कटिका पे ओजोन परत में छिद्र दिखाई देने लगे, नदियों के सूखने के, पेड़ों के कटने की जो प्रतिशत था वो घटने लगे, जो क्वालिटी थी एयर की वो गिरने लगी। तो ऐसे में ये बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगे। इससे दुनिया के जो लोग थे, सेंसिटिव लोग जो पर्यावरण के प्रति, वो चिंतित होने लगे कि भाई आपका तो इन्वायरमेंट ही खराब हो रहा है, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो वो ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। एक तरफ वो आपका लाइफ स्टैंडर्ड तो बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रही है। क्योंकि जितना समय आता जा रहा था 20th सेंचुरी का और 21st सेंचुरी का, उसमें विकास के ऐसे ऐसे तरीके, जैसे एसी लगने लगे, रेफ्रिजरेटर आने लगे, लाइफस्टाइल बढ़ा तो पेंट वगैरह ऐसे आने लगे जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, और लोगों के पास व्हीकल ज़्यादा आने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ज़्यादा होने लगा। तो ये डेवलपमेंट से पैसा आया। एक तो डेवलपमेंट करने से नुकसान हुआ कि वन काट दिए गए, जहाँ जहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई, ब्रिज बनाए गए, इस तरह से। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट से पैसा आया, लाइफस्टाइल बदला, उससे जो उपभोगवाद की संस्कृति पैदा हुई, उससे भी इन्वायरमेंट खराब होने लगा। जैसे आप शादी ब्याहों में देखोगे, आप जितना बड़ा रईस आदमी होता है उतना ही वेस्टेज शादियों में होता है। और शादी एक अट्रैक्शन लगती है आपको रात को, जब सुबह उसके अवशेष आप देखते हो, जगह जगह रैपर बिखरे हुए हैं, जगह जगह जो प्लास्टिक प्लेट्स हैं वो बिखरी हुई है, खाना बेकार पड़ा हुआ है। तो वो एक चीज़ जो है वो ये चीज़ें डेवलपमेंट से निकल के आई, उपभोगवाद की संस्कृति से, जो एक इन्वायरमेंट के लिए बड़ा हानिकारक चीज़ थी। द रूट ऑफ द इन्वायरमेंटलिज्म कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द 19th सेंचुरी, रिवोल्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये उद्योगीकरण के खिलाफ थी। पर्यावरण के उद्योगों से निकलता हुआ धुआं, कचरा हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। टुडे द एनवायरमेंटल मूवमेंट हैज़ बिकम ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना विद थाउजेंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स एंड इवन सम ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते हैं और वो पर्यावरण के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे पार्टियों को प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप, जिसे एनजीओ बोलते हैं, वो हैं जो पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो ग्रीन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती। ग्रीन पॉलिटिक्स का मतलब पर्यावरण का ऐसा स्वरूप जिससे आपकी फॉरेस्ट्री या आपके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपने नाम सुना होगा ग्रीन पीस, ये एक ऐसा एनजीओ है वर्ल्ड भर में जो इन्वायरमेंट के लिए
कंजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करता है, बचाता है उनके लिए। एक स्विट्जरलैंड की 14 साल की लड़की बड़ी पीछे समाचारों में रही है 2019 में, मुझे नाम याद नहीं है, हर्टा इस तरह का नाम था उसका। बाद में उसको ग्लोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया था, मिला नहीं था पर उसका वो अर्जी मतलब लेटर लिख रही थी। और जो यूएनओ में बैठे हुए बड़े बड़े नेता थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और देशों के हेड, उनसे कह रही थी कि आप हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट क्यों दे रहे हो। हम राइट्स चाहते हैं, हमारा राइट्स है कि हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, आप क्यों नहीं हमारे लिए ऐसा बेटर फ्यूचर देते। तो बड़ी वो रही थी वो, आप सर्च करना इसके बारे में। तो इस तरह के ग्रुप जो हैं, सम वेल नोन इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं जैसे ग्रीन पीस मैंने अभी बताया ना, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोना। ये एक वाइल्ड लाइफ फोना आपने शायद 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये ऐसा ग्रुप है जो ये बताता है कि कौन सा जानवर कौन सी रेड लिस्ट में है, कौन से पौधे लुप्त हो रहे हैं, कौन से की प्रजाति जो है वो खतरे में आ गई है। तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होना है। एंड इन इंडिया वी हैव द चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड में 1970 के आसपास ये आंदोलन हुआ था, जिसमें जो चिपको मूवमेंट के दौरान, इसको डिटेल में आप +2 में पढ़ोगे, उनके जो ज़मीन है फॉरेस्ट है वो कंपनी को ठेके दे दिए थे उत्तराखंड के, बट वहाँ के लोगों ने उनको पेड़ों से चिपक कर बचाया था। और इसका ये प्रोटेस्ट इतना फैल गया था सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी के नेतृत्व में कि बाद में ये इसके ठेके ख़त्म करने पड़े थे। प्रोटेक्ट ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट, सच ग्रुप्स ट्राई टू प्रेशराइज गवर्नमेंट टू मॉडिफाई देयर इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज इन द लाइट ऑफ इन्वायरमेंट गोल। और इन एनजीओ या इन इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब एक ही होता है कि ये जो सरकार पॉलिसी अपनाती है उन पर प्रेशर डालते हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आएं जिससे इन्वायरमेंट प्रदूषित ना हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं assessing development. It could not of course be said that development has had only negative effect for the world. इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट से केवल नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, लाइफ स्टाइल बढ़ता है, भुखमरी कम होती है, बीमारियां काबू में आती हैं, एजुकेशन का रेट बढ़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट ज़रूरत है तभी तो हो रही है, नहीं तो आदि मानव के ज़माने में हम रहते। Some country have had some success in increasing their rate of economic growth and even seriously reduce the poverty continue to be the problem in the developing world. तो उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की है, लेकिन इस डेवलपमेंट के कारण इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। मैंने आपको बताया हो शायद कि हमारे देश का 40% पैसा जो है वो 10 अमीर व्यक्तियों, 40% जितना जनता के पास है, 40% जनता के पास, वो 10 अमीर व्यक्तियों के पास है। तो ये इनइक्वालिटी का बढ़ना है, और ये इनइक्वालिटी एक समाज में नहीं है, देशों के बीच में। यूरोपियन कंट्री बहुत अमीर है, अफ्रीकन कंट्री बहुत गरीब हैं। As we saw earlier, it was assumed that the benefit of growth would trickle down to the poorest and underprivileged section of the society and thereby raise the standard of living of all. अगर आपका डेवलपमेंट का पैटर्न जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको लाभ पहुंचाता है तो वो बिल्कुल सही है, बट डेवलपमेंट का जो झुकाव है ना वो अमीरों को अमीर करने में है। ठीक है ना, मान लो वो तेल निकला, तेल की कंपनियां आई, डेवलपमेंट हुआ कि तेल की कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही हैं, बट उससे जो ओरिजिन है, मूल लोग हैं, वो कहाँ से बेनिफिट हुए? बेनिफिट किसको मिला? जो ऑयल कंपनियां थी उसको मिला। हाउएवर द वर्ल्ड ओवर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज बीन वाइडनिंग। और इस गलत पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट के कारण रिच और पुअर में गैप बढ़ रहा है, सोसाइटी में गैप बढ़ रहा है, सेक्शन में गैप बढ़ रहा है, इवन
देश देश में गैप बढ़ रहा है। बहुत सारी जो हमारी नीतियां हैं, व्यापार के जो कानून हैं, वो विकसित देशों के हित में जा रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो आपके यहाँ जूते बेचती है, कोल्ड ड्रिंक बेचती है, जो सारी बड़े बड़े देशों की है। गरीब देशों पर उनके जो रेट हैं वो थोपे जाते हैं, वस्तुएं तो थोपी जाती हैं उनकी। क्या आप कभी सूडान की वस्तु लेंगे? आप लोगे वस्तु जापान की, अमेरिका की, चाइना की बिक रही है अब। तो जो गरीब देश हैं, कोई भी युगांडा, सूडान, इथोपिया, क्या आप उनका सामान खरीदोगे? कभी नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। ए कंट्री में हैव हाई रेट ऑफ ग्रोथ बट दैट डज नॉट नेसेसरी ट्रांसलेट इनटू ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। हो सकता है कि आपके देश ने बहुत तरक्की की हो, बट जरूरी नहीं उस तरक्की का लाभ फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। मतलब फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब सबको लाभ मिलेगा। When economic growth and redistribution do not go together, और जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे आपके यहाँ आ गए बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आप डेवलपमेंट का लाभ जो है ये नहीं मान सकते कि सबको मिला होगा। द बेनिफिट आर लाइकली टू बी कंसर्न्ड बाय दोज हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, क्योंकि विकास का लाभ तो सिर्फ उनको मिल रहा है जो पहले से ही डेवलप हैं। अब रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, टाटा, बिरला, डालमिया हैं, अगर वो और 1-2-4 फैक्ट्रियां और लगा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये थोड़ा नहीं होगा कि हमारे देश का और ज़्यादा विकास होगा। आपका विकास होगा जब आपके देश के जो नीचे के सेक्शन के लोग हैं, जिन्हें भुखमरी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, आप उनके लिए कुछ करोगे। जैसे आज ही हम हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे कहीं, तो ऐसे कम से कम 600 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो शाम का खाना खाए बिना सोते हैं। अब उन लोगों के लिए चाहे कहीं पटरियां बिछ रही हों, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हों, कंपनियां खुल रही हों, एयरपोर्ट बन रहे हो, क्या फ़ायदा उनका जब उनका पेट ही शाम को भूखे वो सो रहे हैं, भूखे पेट शाम को सो रहे हैं। तो उनको ऐसे विकास का कोई लाभ नहीं। हम ऐसे विकास को विकास नहीं मान सकते। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग बीइंग रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ए नीड टू अडॉप्ट ए ब्रॉडर नोशन ऑफ द डेवलपमेंट। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप ऐसा मॉडल अपनाएं जो विकास के मायनों को पूरा करें। As excessive focus on economic growth has not only given rise to wide range of the problem, but even economic growth has not only been satisfactory। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि वो लिस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको लाभ पहुंचाए। Hence, development is now being viewed in broader term as a process which should improve the quality of life of all people। और इस तरह से आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि सबके जो लाइफ है उसका सुधार हो। If development is understood as the process which aim to improve the quality of people of life, it could be argued that measuring the rate of economic growth alone would be an inadequate and at time misleading indicator of development। ये कहता है कि अगर आप सिर्फ यही कहो कि ये लोगों की लाइफ को, क्वालिटी को सही साबित करता है, अगर हम ये एक ही मेजर लेकर चलें तो भी डेवलपमेंट का मीनिंग गलत हो जाता है। मतलब लाइफ को सुधारना एक एम हो सकता है डेवलपमेंट का, बट उस डेवलपमेंट से अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या दूसरी चीज़ें हानि में आ जाती हैं तो भी आप डेवलपमेंट की जो असली कॉन्सेप्ट है, फोकस है, उसको पूरा नहीं कर पाते। देयर इज़ नाउ ए सर्च फॉर अल्टरनेटिव वे ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि एक इंडेक्स बना ले कि आप डेवलपमेंट किसे कहेंगे। डेवलपमेंट ऐसा जिससे हंगर कम हो, डेवलपमेंट ऐसा जिससे इक्वालिटी आए, डेवलपमेंट ऐसा है कि लाइफस्टाइल ऊंचा बढ़े, डेवलपमेंट ऐसा हो कि डेवलपमेंट की जो एक्सेस हैं
वो उन लोगों तक पहुँचे जो अभी तक लाभ नहीं मिला हो। डेवलपमेंट ऐसा हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करता हो। इस तरह से अगर आपका डेवलपमेंट का पैरामीटर इन सबको पूरा करता है तो इसका मतलब वो सच में डेवलपमेंट है। There is now a search for alternative way of measuring development. One such attempt is made a Human Development Report, which is annually brought out by the United Nations Development Program. एक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको, मानव विकास। ये 3-4 आधार पर होती है। लिटरेसी रेट, भुखमरी कैसे कम हुई, वुमेन इक्वालिटी आई कि नहीं। ये हर साल प्रकाशित होती है, हर साल इसे UNDP प्रकाशित करता है। और इस विकास में 100 तक पैरामीटर्स होते हैं, आपके स्थान होते हैं, और भारत का इसमें स्थान रहता है भाई 131-32 के करीब। इसका मतलब हमारे यहाँ हंगर भी है, भुखमरी भी है, गरीबी भी है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन भी है। और सबसे टॉप में रहते हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ऐसे देश, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश। ठीक है, इसे प्रकाशित करते हैं। दिस रिपोर्ट रैंक कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सोशल इंडिकेटर लाइक लिटरेसी। ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसमें रैंक दिए जाते हैं, और रैंक होते हैं कि किस देश में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल क्या है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब एक व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रहता है। भाई अच्छा खान पान होगा तभी तो जीवित रहेगा। और मैटरनल मोरालिटी, इसका मतलब है माता मृत्यु दर, मतलब बच्चा पैदा करते हुए जैसे औरत की डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसके आधार पर आपकी जो इंडेक्स है वो तय होती है। और भारत की रेटिंग इसमें बहुत ही मतलब कमज़ोर है। दिस मेजर इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे मानव विकास रिपोर्ट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट शुड बी प्रोसेस विच अलो मोर एंड मोर पीपल टू मेक मीनिंगफुल चॉइस and the precondition for this is fulfillment of the basic more people meaningful precondition for the fulfillment of basic need like food, education, health। और ये जो कंसेप्शन है डेवलपमेंट का, ये किस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कि मनुष्य जो व्यक्ति की जो एक समाज है उसमें बेसिक नीड जो फूड, एजुकेशन, हेल्थ है उसमें पूरी हुई कि नहीं। एक और मैं बात यहाँ बताना चाहती हूँ, भूटान आपका पड़ोसी देश, वैसे तो इसको सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, बट यहाँ जो ह्यूमन इंडेक्स तैयार की जाती है, भारत में भी ह्यूमन इंडेक्स तैयार करता है जिसके आधार पर वो स्टेट की ह्यूमन इंडेक्स निकालता है, लेकिन वो हर साल नहीं आती। भूटान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट विकास है वो हैप्पीनेस के आधार पर निकालती है कि लोग कितने खुश हैं। बड़ी अच्छी बात है ना कि गरीब हैं तो भी खुश हैं, चीज़ें नहीं हैं तो भी खुश हैं। तो इस तरह से एक अच्छी बात ये है। ये भी अभी भी हैप्पीनेस की रिपोर्ट भी सामने आने लगी है और भारत में का उसमें भी स्थान खराब है। फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ पूरी हुई कि नहीं। उसके बाद है हेल्थ एंड शेल्टर। दिस इज कॉल्ड द बेसिक अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच। फूड, एजुकेशन, हेल्थ और आश्रय, ये किसी भी समाज की बेसिक नीड है, वो पूरी है तो आपकी ह्यूमन इंडेक्स में स्थिति अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, जो ये बेसिक नीड है ये किसी भी देश में अलग अलग से वेरीफाई करती हैं। भाई भारत में हो सकता है कि 3 वक्त की रोटी अगर मिलती है तो उसे हम बोलेंगे कि आपकी फूड मिल गया, बट हो सकता है अमेरिका में ये रखा जाए कि आपको इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट मिला है कि नहीं है, तभी आपको फूड माना जाएगा। ठीक है ना। जितना देश अमीर होता जाएगा उसकी बेसिक नीड भी उसके हिसाब से ही बढ़ती जाएंगी। बहुत सारे स्लोगन हैं लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ,
ये पॉलिटिकल पार्टियां देती है ना ऐसे नारे। अभी जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे, बिजली, सड़क, पानी। कन्वे द सेंटिमेंट दैट द विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू लिव डिग्निफाइड लाइफ एंड परस्यू हिज डिजायर। और ये माना जाता है कि जब तक ये चीज़ें बेसिक नीड पूरी नहीं होंगी तब तक एक व्यक्ति गरिमा से जीवन नहीं जी सकता और अपनी इच्छाओं को की पूर्ति नहीं कर सकता। फ्रीडम फ्रॉम वांट और डिप्राइवेशन इज द की टू इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग वन चॉइस एंड परस्यूइंग वन डिजायर। In this view, if people die of starvation or cold due to the lack of food and shelter, or the children are working instead of being in schools, this is indicative of a state under development. और अगर लोग फ्रीडम से जीवन जी रहे हैं, अगर लोग अच्छा खाना पीना सब कुछ है, तो वो डेवलप कंट्री है। लेकिन अगर एक देश में लोग अपनी इच्छाओं से डिप्राइव्ड हो रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं जी रहे, उनकी इच्छाएं मर रही हैं, वो भूख से मर रहे हैं, वो कोल्ड से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है। जैसे देखते हैं ना हम कई बार दिल्ली में इतने लोग ठंड के कारण मरे, क्यों? वो बाहर फुटपाथों पे सोने वाले लोग होते हैं। खैर अब केजरीवाल आने के बाद तो चीज़ें बहुत काबू में आई है वहाँ। अगर बच्चे स्कूल में जाने की बजाय काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो माताएं हैं वो बच्चों को पैदा करने के बाद मर जाती हैं, अगर आपके शिशु जो हैं भूखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, तो इसका मतलब आपका समाज जो है अभी भी अंडर डेवलप है, उसका विकास नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन आपने करने हैं और मुझे आप ये अपने उसमें दोगे, कमेंट में दोगे कि इंडिया का 2020 की अगर इंडिकेशन आ गई है तो उसके हिसाब से रैंक बता देना HID में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर 2020 की नहीं आई तो 19 की बता देना, 19-20 दोनों की बता देना। ओके, अगर आपके पड़ोसियों का रैंक आपसे अच्छा है तो वो भी बता देना। ये 3-4 आप उसमें डालना कमेंट में और सर्च करना नेट से। और आप बताना कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ HID एंड इंडिया स्कोर ऑन इच। 3 तरह के कंपोनेंट हैं उसमें, एक एजुकेशन है, एक लिटरेसी और एक जीवन प्रत्याशा है। उनमें आपने बताना है कि भारत का रैंक किस किस में कौन कौन सा है। कंपेयर HID डाटा फॉर इंडिया एंड फिगर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये चीज़ें आप करना, बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं ये। उसके बाद कहता है कि अल्टरनेटिव क्या है। आपने इतनी सारी बुराइयां गिना दी हैं कि इन्वायरमेंट इससे प्रदूषित होता है, लेकिन करें क्या ये छोड़ दें? मतलब क्या डेवलपमेंट ना करें? भाई आज की सदी में ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेवलपमेंट ना करें। हम बाबा आदम के ज़माने में नहीं रहते, हम गुफाओं में नहीं रहते, हम एक ऐसी सिविल सोसाइटी में, एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं जहाँ डेवलपमेंट रोक नहीं सकते। बट इस डेवलपमेंट का हम रुख मोड़ सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से हम नई नई चीज़ों को ईजाद करके जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बदल सकते हैं। इन द प्रोसीडिंग सेक्शन वी डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट की कुछ कमियां पढ़ी। देयर हैव बीन हज कॉस्ट बोथ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल, जिसका बुरा असर ह्यूमन समाज पे भी पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे भी पड़ रहा है, ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। और देखो, डेवलपमेंट का लाभ तो अनइक्वल है बट इफेक्ट बड़ा इक्वल है। ठीक है, इफेक्ट इक्वल कैसे कि अगर वायु प्रदूषण हो रहा था वो सबकी नाक में एक जैसा ही जाएगा ना। फर्दर द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट अडोप्ट इज मोस्ट कंट्री हैव बीन टॉप डाउन, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटी एंड स्ट्रेटजी and the actual implementations of the project will all generally decided by the higher level of the political leadership and bureaucracy। डेवलपमेंट का एक कारण
डेवलपमेंट की एक स्ट्रेटजी है कि यहाँ टॉप लेवल के जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं ना, वो डेवलपमेंट तय कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले योजना आयोग तय करती थी कि हमारे देश की योजना कैसी बनेगी, और अब नीति आयोग तय करता है। बट ये कहता है कि अगर आपके उससे लोकल साधन प्रभावित हो रहे हैं तो आप लोकल लोगों को बीच में लाइए ना। मान लो आप कहीं पर सड़क बनाना चाह रहे हैं और वहाँ एक झरना बह रहा है, उस सड़क निकालने से वो झरना प्रभावित होगा, तो आप दिल्ली में बैठ के उसके लिए योजना ना बनाएं। झरने के बंद होने से जो वहाँ का लाइफस्टाइल चेंज होगा, उसके लिए लोकल लोगों को आप साथ में लीजिए। वो आपको बताएंगे कि झरना भी बहता रहेगा और हमारे लिए पुल भी या सड़क भी बनती रहेगी। आप ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल तैयार कीजिए। इसे कहते हैं योजना का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। There was often little consultation with the people whose lives would be most immediately affected by the development project। वही बात होगी ना कि उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया जाता ना, जो इफेक्ट होते हैं उससे। Neither was their experience and the knowledge acquired over centuries utilized, nor were their interests taken into account। ना तो उनकी उस नॉलेज का प्रयोग किया जाता जो सदियों से यूज करा रहे हैं। आप कई जगह पहाड़ी इलाका में देखोगे, बांस के ऐसे ऐसे पुल बना देते हैं लोकल लोग, जिससे किसी तरह का एनवायरनमेंट का भी खतरा नहीं होता, काम भी चलता रहता है। आप उनका प्रयोग कीजिए। और ना ही उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है। दिस वॉज एज ट्रू ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री एज द डिक्टेरियल वन। और ये सब कुछ निरंकुश तानाशाही सरकार में भी होता है और डेमोक्रेटिक सरकार भी ऐसे ही करती है। हमारे जैसी सरकार भी ऐसे करती है भारत की, चाइना जैसी सरकार भी ऐसे कर रही है। इसलिए डेवलपमेंट बिकम ए प्रोसेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मेजर बेनिफिशियरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसलिए रूलिंग सेक्शन इन द कंट्री हु हैव ऑफन बीन द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन लोगों के ध्यान में रखकर बनाए दिए जाते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। दिस हैज अंडरस्कोर्ड द नीड ऑफ, देखो इसका एक मैं उदाहरण बताती हूँ। इसमें क्या होता है, मान लो एक सड़क जानी है, ठीक है, ये सड़क जानी है। सरकार ने बड़े ही एक्सपर्ट बिठा के सड़क का मैप तैयार किया और सड़क का मैप बनाते हुए ये देखा गया, और उन जो बनाने वाले थे उन्होंने बड़ा जोर लगा के रिसर्च करके स्टडी करके उस रोड को ऐसे बनाया कि इससे जो आने वाले यहाँ ग्रीनरी थी वो कटी नहीं, ओके, ये बनी रही। बट ये सड़क जिस मंत्रालय के अंडर में था उस मंत्री की यहाँ जमीन है, यहाँ वो ये कह रहा है भाई नक्शे में इस जमीन को आप, इस रोड को आप थोड़े से इधर कर दो और यहाँ भी मान लो ग्रीनरी है, ठीक है, इसको कर दो ताकि मेरी जमीन बिल्कुल रोड पे आ जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए। तो क्या उस जमीन, उस जो मैप बनाने वाले हैं या लागू करने वाले, क्या उसको इस मंत्री की बात माननी चाहिए? क्योंकि मंत्री अपने बेनिफिट के लिए ग्रीनरी का वो पैटर्न तुड़वा रहा है जो उस रोड बदलने के कारण टूट जाए। तो इस तरह के प्रभाव कि ज्यादा उस प्रोजेक्ट का लाभ किसे मिले उसको ध्यान में रखकर वो नहीं बनाने चाहिए प्रोजेक्ट, बल्कि इन्वायरमेंट और जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं उसको ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट बनाए जाने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।